जैसे ही ढेरिया को उस कमरे में खींचा गया, उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने अपने आप को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश की। तभी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, जान, शांत हो जाओ। यह आवाज सुनते ही धैर्य पूरी तरह शांत कर खड़ी हो गई और उस अंधेरे कमरे में नीली आंखों को देखने लगी। वायु ने ढेरिया के कांपते हुए शरीर को अपने गले से लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तुम क्यों डर गई? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? धैर्य ने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप वायु की बाहों में खड़ी रही। जब वायु को महसूस हुआ कि धैर्य नहीं कांप रही है, तो वह उससे अलग हुआ और उसने कमरे की लाइट ऑन कर दी। धैर्य ने अपना सिर उठाया और उस कमरे को देखने लगी। वह कमरा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था। वहां पर एक किंग साइज बेड रखा था, जिस पर ग्रे कलर की चादर बिछी थी। ऊपर सीलिंग पर मॉडल स्टाइल लाइटिंग लगाई थी, जो पूरे कमरे को रोशनी से भर रही थी। बेड के पीछे की दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जो वायु की थी। वह कमरा काफी ज्यादा बड़ा था। उसके अंदर स्टडी रूम, बाहर एक अटैच एक्स्ट्रा रूम और भी बहुत कुछ था। धैर्य आंखें की बड़ी बड़ी कर कर जगह को देख रही थी। वायु ने जब उसे अपने कमरे को इस तरह देखता पाया, तो वह उसको पीछे से गले लगा करके कंधे पर सर रखकर कहने लगा, तो मेरी वाइफ पहली बार मेरे घर आई है, पहली बार मेरे कमरे में आई है। क्या तुम्हें पसंद आया घरिया? आस पास देखते हुए बोलने लगी, नहीं, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज की तरह है। यहां तो कोई भी कलर नहीं है। हमें ऐसी चीजें नहीं पसंद। बेडशीट भी कितनी डार्क कलर की है। हमें यहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ढेरिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और उसे होश ही नहीं था कि वह कब से वायु के कमरे की बुराई कर रही है। वायु ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर किस किया और कहा, जान, तुम खुद इसे डेकोरेट कर सकती हो। यहां पर मैं तुम्हारी पसंद की सारी चीजें ला सकता हूं। ढेरिया वायु से दूर हो कहने लगी, आप हमारी पसंद का क्यों करेंगे? यह आपका कमरा है। यह कहते हुए वह उससे 2 कदम दूर हो गई। वायु ने अपनी नीली आंखों से उसे देखा और कहा, तुम्हें इसे हमारा कहना चाहिए। ढेरिया ने मुंह बनाया और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। यह कहते हुए उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, जो अभी भी बहुत गिले थे। उसने कहा, कृपा मैम ने तो कहा था कि वह हमें कुछ कपड़े देंगी, पर अब हम क्या करें? ये कपड़े तो पूरी तरह खराब हो चुके हैं। वह अपने ख्यालों में ही थी। तभी उसके सामने आसमानी रंग की साड़ी आ गई। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह वायु के हाथ में थी। वायु धैर्य के निकलने के बाद वह भी अपने कमरे की तरफ चला गया था। रास्ते में उसे एक नौकरानी मिली थी, जो ढेरिया के कपड़े लेकर गेस्ट रूम में जा रही थी। उसने वह कपड़े उनसे ले लिए थे। ढेरिया ने अपनी नजरें उन कपड़ों पर टिकाई और कहा, क्या यह हमारे लिए है? वह अब काफी सारी कपड़ों को पहचानने लगी थी और यह साड़ी देखकर वह समझ गई थी, ये बहुत ज्यादा महंगी होगी। उसने अपने सरनामे हिलाया और कहा, हम नहीं ले सकते, ये तो काफी महंगी है। वायु ने वह साड़ी उसके हाथ में रखी और कहा, जाकर पहन लो। मैं और कोई बात नहीं सुन रहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। धैर्य इस मामूली साड़ी को महंगी कह रही थी। वह उसे दुनिया की हर एक चीज देना चाहता था और एक यह लड़की थी जो उससे भागती रहती थी। ढेरिया ने वायु का गुस्से से भरा चेहरा देखा और चुपचाप साड़ी लेकर आगे जाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे पता ही नहीं है कि वॉशरूम कहाँ है। वह मुड़ी और वायु से कुछ कहने ही वाली थी कि वायु ने कहा, सीधे जाकर राइट जाओ। ढेरिया ने कुछ नहीं कहा और उस जगह चले गए। ढेरिया के वॉशरूम में जाने के बाद वायु के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठा और उसने दरवाजा खोला। बाहर सिद्धार्थ खड़ा था। वायु ने उसे देखा और कहा, क्या तुम वो लाए हो? सिद्धार्थ ने एक क्रीम वायु के हाथ में रख दी और कहा, इसे लगा देना, उसकी जलन कम हो जाएगी। वायु ने कुछ नहीं कहा और गेट बंद करने ही वाला था कि वह रुक गया। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। वायु ने उसे घूरा और कहा, मैंने तुम्हें अभी भी इस बात के लिए माफ नहीं किया है कि तुम मुझसे बिना पूछे उसे यहां लेकर आए। सिद्धार्थ ने मुंह बनाया और कहा, यार, तेरी बीवी मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैं उसे यहां नहीं लाया तो वह तुझसे कहकर मेरी पिटाई करवाएगी। सिद्धार्थ यह सारे झूठ छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोल रहा था। वायु ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर को देख रहा हो। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है धैर्य ऐसा कुछ कह सकती? सिद्धार्थ ने अपने सारे दांत निकालकर हंसते हुए कहा,
अच्छा ठीक है, वह मेरी भाभी है और उसने पहली बार मुझसे कुछ कहा था। मैं कैसे मना कर देता? और आफ्टर ऑल, ये उसका ससुराल है। क्या वह यहाँ नहीं आ सकती? वायु ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे देखा और कहा, उसके आने में कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि चाचा और रमन अभी यहाँ हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ भी सीरियस हो गया और कहने लगा, मुझे यह बात पहले नहीं पता थी। यहाँ आने के बाद ही मैंने उन दोनों को देखा। वायु ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा बंद कर लिया। सिद्धार्थ ने बाहर अपने माथे पर 2 उंगली रखी और खुद से कहा, ये वायु धैर्य और उनकी बेटियां मुझे कच्चा ही खा जाएगी। भगवान, आपको कोई और नहीं मिला इन सब का मैसेंजर बनने के लिए। वह काफी परेशान था। वह 4 लोगों का परिवार मिलकर उसे धमकियां देकर पीसता रहता था। वायु जब कमरे में वापस आया तो उसके कदम थोड़ी दूरी पर रुक गए और वो एक तक सामने देखने लगा। ढेरिया आसमानी कलर की साड़ी पहनकर खड़ी थी और वह उनकी प्लेट जमा रही थी। उसका पल्लो उसकी एक हाथ में था और साड़ी का ब्लाउज व्हाइट कलर का था, जिस पर आसमानी कलर के धागे से कढ़ाई की गई थी। वायु धैर्य की पतली कमर और उसका फिगर देख रहा था। उसकी गोरी स्किन दूध से भी सफेद थी, जो नहाने के कारण हल्की गुलाबी हो गई थी। उसके बालों से अभी भी हल्का हल्का पानी टपक रहा था। ढेरिया अपनी नजरें नीचे कर कर प्लेट को बना रही थी। वॉशरूम काफी बड़ा था, पर वह जगह थोड़ी गीली हो गई थी। इसी कारण धैर्या को बाहर आकर साड़ी पहननी पड़ी। जब उसने देखा कि वायु वह नहीं है तो उसे लगा कि वो वहां से जा चुका है, इसीलिए वह इत्मीनान से साड़ी पहन रही थी। वायु धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी धड़कन भी तेज होती जा रही थी। उसमें एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थीं, जैसे अगर वह अपनी आंखों को बंद करेगा तो उसके सामने का यह नजारा गायब हो जाएगा। धैर्या ने साड़ी को सेट किया और अपना पल्लो लेते हुए खुद से कहने लगी, पहन ली, ये सच में काफी भारी है। ये कहते हुए उसने लंबी सांस ली और उसकी नजर जैसे ही सामने गई, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वायु अपनी गहरी नीली आंखों से उसे देख रहा था। ढेरिया ने खुद से कहा, यह यहां कब आए? तब उसे याद आया वह कब से किस पोजीशन में खड़ी थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजरें की और कहा, आप यहां कब आए? वायु ने उसे पीछे घुमाया और उसकी ब्लाउज की डोरी बंधते हुए कहा, जब तुम साड़ी पहन रही थी ढेरिया से कुछ भी कहा नहीं जा रहा था। वह चुपचाप खड़ी थी। सामने लगे ड्रेसिंग मिरर में 2 लोगों की परछाइयां दिख रही थीं। ढेरिया ने अपना सिर उठाया और आईने में देखा। वायु अपनी नजरें नीचे कर कर उसकी ब्लाउज की डोरी बांध रहा था। अचानक ढेरिया की होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। जो वायु अन्य देख ली। उसने ढेरिया को अपनी तरफ घुमाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। यह पहली बार था जब उसने ढेरिया को साड़ी में देखा था। उसे वह हर कपड़ों में खूबसूरत लगती थी और उसने उसे हमेशा सूट पहनते ही देखा था। यह साड़ी और यह कलर उस पर बहुत सुंदर दिख रहा था। वायु ने उसकी खुली कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा, क्या तुम रोज साड़ी नहीं पहन सकती? वायु के ठंडे हाथों की छुअन से ढेर्रा की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह एक तक वायु की आंखों में देख रही थी। वायु ने उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया और अपना हाथ उसके गाल पर रखकर कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जान। काश मैं तुम्हें रोज ऐसे देख पाता। ढेरिया ने अपने दोनों हाथ वायु के कंधे पर रखे और उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहने लगी, अब क्या कर रहे हैं? हमें जाने दीजिए, नीचे कोई हमें ढूंढ रहा होगा। वायु ने अपनी पकड़ धैर्या की कमर कसी और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कोई नहीं ढूंढ रहा। तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे भाग रही हो? ढेरिया चुप हो गई। वायु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया। धैर्या ने अपना सिर उठाकर देखा। वायु उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। उसने धीरे से उसके पल्लू को एक तरफ करा और उसके पेट को देखने लगा। गरम पीना उसके टमी की तरफ गिरा था, जिससे वह लाल हो चुकी थी। उसने अपने हाथों में पकड़ी क्रीम को धीरे धीरे उधर लगाना शुरू किया। वायु की हाथों की छुअन से ढेरिया सिहर रही थी। उसने अपने हाथों में बेडशीट को पकड़ रखा था और उस पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। वायु बहुत ध्यान से उन सारे लाल निशान पर एंटीसेप्टिक लगा रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, ज्यादा जलन हो रही है? ढेरिया ने अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप रहने दीजिए।
वायु ने क्रीम लगाते हुए कहा, तुम चुप रहो, हर चीज को मना कर देती हो। यह कहते हुए उसने उसका पल्लू ठीक किया और क्रीम को साइड में रख दिया। उसने अपना सर उठाकर ढेरिया के चेहरे को देखा, जो गुलाबी हो चुका था, और उसके साइड में बेड पर बैठ गया। ढेरिया ने उसे ऐसे करते देखा तो वह खड़ी होने लगी। वायु ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे धैर्य सीधे बेड पर गिर गई। वायु अपने सिर को एक हाथ का सहारा देकर उसके साथ में लेटा हुआ था। उसने प्यार से उसके चेहरे को देखा और कहा, मिसेस राजवंश, आपने आज अपने परिवार की इज्जत बचा ली। वैसे मुझे यह तो पता था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर तुमने पंडित जी को भी खुश कर दिया। ये कहते हो। उसकी नजर धैर्या के माथे पर गई। जहां हल्का सा लाल रंग दिख रहा था, उसने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, तुम मानो या ना मानो, तुम इस शादी को अपना चुकी हो, वरना तुम मेरे नाम का सिंदूर क्यों लगाती हो? ढेरिया ने कुछ नहीं कहा। वह रोज वायु के नाम का सिंदूर अपने बालों में छुपाकर लगाया करती थी। एक दिन भी ऐसे नहीं गया जब उसने यह ना किया हो। वायु ने धैर्या को खींचकर अपने ऊपर लिया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर में लपेटे हुए कहने लगा, तुम मेरे साथ रहने आ जाओ, हम सबको हमारी शादी के बारे में बता देंगे। कि सुनते ही धैर्या का चेहरा पीला पड़ गया और उसने वायु को देखकर कहा, नहीं, हमेशा कुछ नहीं कर रहे। वह कैसे सबको बता सकती थी? वह जानती थी कि उसकी जिंदगी उसके हाथों में नहीं है और उसे अभी अपने बच्चों के पिता को भी ढूंढा था। यह बात याद आते हैं। ढेरिया उठकर खड़ी हुई दरवाजे की तरफ जाने लगी। वायु उसके रिएक्शन से हैरान था। वह जल्दी के उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, कहाँ जा रही हो? ढेरिया पीछे मुड़ी और परेशान होकर वायु को देखने लगी। उसने कहा, हम आपसे बात करेंगे, पर इस समय हमें बहुत जरूरी काम है। क्या आप हमारी बात मानेंगे? हमें जाने दीजिए। ढेरिया की आवाज में रिक्वेस्ट साफ सुनाई दे रही थी। वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। उसे ज्योति से बात करनी ही थी। वायु ने अपनी पकड़ ढेरिया के हाथ पर डीली धरिया ने दरवाजा खोला और वहां से चले गए। वायु अपने खाली हाथ तो देख रहा था। उसने खुद से कहा, क्यों? तुम्हें मेरी कोशिश नहीं दिखती? मेरा प्यार इतना कमजोर है। यह सब सोचते हुए उसके दिल में दर्द हो रहा था। ढेरिया वहां से निकलकर सेकंड फ्लोर पर आ गई थी। उसे एक नौकरानी से पता चला था कि ज्योति का कमरा वही है। इधर ज्योति के कमरे में गौरव जी, रमन और ज्योति बैठे हुए थे। ज्योति ने परेशान होकर कहा, हमें उसका कुछ करना होगा। अगर वह इसी तरह सबसे रिलेशन आगे बढ़ाती रही तो सच सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रमन ने आलस भरी आवाज में कहा, उससे क्या हो जाएगा? सच को तो एक दिन सामने आना ही है। ज्योति ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, जो होगा वह मेरे साथ होगा। रमन ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, तो क्या तुम इसके लिए पहले ही तैयार नहीं थी? तुम्हें याद है ना, 6 साल पहले तुम हमसे मिली थी, जब तुम इस खानदान में नई नई आई थी, और तुमने हमसे हाथ मिलाया था क्योंकि हमें पता था कि यह बच्चा वायु का नहीं है। हमने डीएनए रिपोर्ट बदलने में तुम्हारी मदद की और तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। हमने भी तुम्हारा साथ सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि तुम्हारे पास एक्सीडेंट के सबूत थे। और फिर अपना हाथ अपने गाल पर रखकर कहने लगा, मुझे आज तक समझ नहीं आया, तुम्हारे पास तो सबूत कहां से आए? गौरव जी ने तिरछी नजरों से ज्योति को देखा और कहा, मुझे भी यह बात जाननी है। ज्योति डर गई और उसने अपना सर नीचे कर लिया। गौरव जी ने तेज आवाज में कहा, आज तो तुम्हें बता देना चाहिए। ज्योति ने धीमी आवाज में कहा, जब आप लोग यहां पर निर्मला देवी से कंपनी को वायु के हाथ में न देने की बात करने आए थे, तब मैंने आपकी कार में एक पेन ड्राइव ढूंढ ली थी। उस समय ज्योति हर्ष को लेकर हॉस्पिटल से आई थी और गलती से उसका दुपट्टा उस कार के गेट में अटक गया था और वह निकालते समय वह दरवाजा खुल गया। कार की सीट पर लैपटॉप के साथ एक पेन ड्राइव रखी थी, जो उस दुपट्टे को निकालते हुए ज्योति अपने साथ ले गई थी। बाद में जब ज्योति ने उसे चलाकर देखा तो वह हैरान रह गई थी। वायु का हुआ 7 साल पहले का एक्सीडेंट था, जिसमें वह कोमा में चला गया था और रमन ने खुद करा था, और उस फुटेज में रमन का चेहरा साफ दिख रहा था। गौरव जी मुस्कुराए और कहने लगे, तुम सच में बहुत चालाक हो, पर इसका कोई फायदा नहीं है। हम बर्बाद होंगे तो तुम भी बर्बाद होगी, पर हमारी बर्बादी उतनी नहीं होगी जितनी तुम्हारी होगी। तुमने उस छोटी सी बच्ची के साथ सब किया। तुमने उसे अपनी जगह सरोगेट मदर बनाया।
तुमने निर्मला देवी से झूठ बोला कि तुम्हारे पेट में उनके खानदान का वारिस है। मुझे बताओ, ज्यादा गलत कौन है? ज्योति के पास उसका कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। रमन उठा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा। कॉरिडोर खाली था और वहां पर कुछ भी नहीं था। गौरव जी ने पूछा, बाहर कोई है? रमन ने ध्यान से चारों तरफ देखा और कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने सुन बात ली है। ज्योति ने घूर कर गौरव जी को देखा और कहा, आपको पुरानी बातों को दोहराने के लिए किसने कहा? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? गौरव जी खड़े हुए और बाहर जाते हैं। कहने लगे, वह हमारा मैटर नहीं है। हमें सिर्फ वायु को मारना है, जिसके लिए हम यहाँ वापस आए हैं। इस बार राजवंश खानदान का वारिस मेरा बेटा बनेगा, न कि वह वायु और उसकी बेटियां। उन्होंने रमन से कहा, लड़कियों के बारे में पता करा? रमन ने परेशान होकर कहा, स्कूल अथॉरिटीज कुछ बताने को तैयार नहीं है। वह दोनों लड़कियों के बारे में सब कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेटली है। मुझे इतना पता चल पाया है कि 1 हफ्ते के लिए गई बाहर है। गौरव जी ने कुछ नहीं कहा और वह वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद हवेली के बाहर निर्मला देवी, कृपा जी, स्वीटी और उसकी दादी, चारों औरतें ढेरिया के सामने खड़ी थीं। कृपा जी आगे आई और धैर्या को एक बॉक्स देकर कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से हमारा अपमान होने से बच गया। इसे रख लो। धैर्या ने कहा, हम नहीं ले सकते। निर्मला देवी ने भी धैर्या के हाथ में एक बॉक्स रखा और कहा, तुम मना नहीं कर सकती। तुम हमारी बेटी जैसी हो ना, इसलिए ले लो। इससे पहले कि निर्मला देवी को ढेरिया मना कर पाती, स्वीटी की दादी आ गई और अपने गले से सोने की चेन निकालकर धैर्या को देते हुए कहने लगी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए तोहफा नहीं है, पर हम चाहते हैं कि तुम इसे रखो। उन्हें धैर्या से एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। स्वीटी अपनी दादी का ढेरिया के लिए प्यार देखकर चिढ़ गई और उनका हाथ पकड़कर कहने लगी, आपको उसे तोहफा देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों दे रही है? स्वीटी के इस तरह चिल्लाने से सब उसकी तरफ देखने लगे। स्वीटी की दादी ने घूर कर से देखा और कहा, आप हमें रोकने वाली कोई नहीं होती है। हाथ छोड़िए। हमारा स्वीटी अपनी दादी का हाथन छोड़कर 2 कदम पीछे हट गई। स्वीटी की दादी ने धैर्या के गले में वह चैन पहनाई और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमसे मिलने आएगा। धैर्या को नए जुड़ते रिश्ते समझ नहीं आ रहे थे। वो चुपचाप सारे गिफ्ट लेकर सिद्धार्थ की कार में बैठ गई। सिद्धार्थ ने सबको बाय कहा और वह धैर्या को लेकर वहां से निकल गया। पूरे रास्ते ढेरिया गाड़ी में चुपचाप बैठकर बाहर देखती रही। सिद्धार्थ ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब कार ढेरिया के विला के पास रुकी तो धैर्या बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। सिद्धार्थ उसे पीछे से देख रहा था। उसने मन में कहा, जरूर हवेली में कुछ ऐसा हुआ है जिससे यह परेशान है। मुझे वायु से बात करनी होगी। ये कहते हुए ओपन नाइट क्लब की तरफ चला गया। शाम के 7 बज रहे थे और उसे पता था कि वो वहीं होगा, क्योंकि उसने उसे हवेली से निकलते हुए देख लिया था। सिद्धार्थ ओपन नाइट क्लब पहुंचा तो उसे हमेशा की तरह कॉर्नर पर वायु बैठा दिखा। सिद्धार्थ उसके पास गया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वायु अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को घूर रहा था। उसने बिना अपना सिर उठाए कहा, उसे सेफली घर पहुंचाया। सिद्धार्थ ने ध्यान से वायु के चेहरे को देखा और कहा, तू किस परेशानी में है? वायु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। वह मेरे करीब भी आती है और दूर भी हो जाती है। ऐसा क्या है जो उसे रोक रहा है? सिद्धार्थ अच्छे से जानता था कि ढेरिया को क्या रोक रहा है, पर वह वायु को नहीं बता सकता था। उसने मन में कहा, काश मैं तुझे बता पाता। वायु, उसके पास 2 बहुत बड़ी वजह है तुझसे दूर रहने की, पर वह खुद नहीं जानती कि वह बच्चे उसे तेरे और करीब ले आएगी। काश ढेरिया को पता होता कि तू उसकी बेटियों का पिता है, तो वह तुझसे इस तरह दूरी नहीं बनाती। वह अपने ख्यालों से बाहर आया और वायु से कहने लगा, तुझे उसका पीछा करते रहना चाहिए। वायु ने अपना सिर उठाया और नासमझी में उसे देखा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कहने लगा, तू उसका तब तक पीछा करता है जब तक वो तुझे हाँ ना कह दे। आफ्टर ऑल तू उसका हस्बैंड है और तू उससे मिलने जा सकता है। मेरी बात मान, उसके घर चला जा। घर से याद आया, जहां वह रह रही है वह तेरा ही विला है।
वायु ने कहा। जब उनका ट्रांसफर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हुआ था तो उन्हें कंपनी से फ्लैट अलॉट होने वाले थे। मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट में उस फ्लैट की जगह अपने विला को लिखवा दिया। सिद्धार्थ ने फिर से उसे वही बात कही। तुझे उसके पास जाना चाहिए। जब तक तू उसे खुद पर विश्वास नहीं दिलाएगा, वह अपनी परेशानी तुझसे कैसे बांटेगी? सिद्धार्थ जानता था कि ढेरिया इस वक्त विला में अकेली है। अहाना, रावी और वीरा तो कनाडा गई हुई है और यह सबसे अच्छा मौका था उसका धैर्य के पास जाने का। वह अपने दोस्त के लिए इस मौके को जरूर बनाएगा। वायु अचानक से खड़ा हुआ और कहने लगा, तू सही कह रहा है, मैं जाता हूं। यह कहते हुए उसने अपनी कार की चाबी उठाई और तेज कदमों से बाहर चला गया। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने अपने हाथ में बियर का ग्लास उठाया और अहाना के बारे में सोचने लगा। वह 2 दिन से उससे नहीं मिला था, न ही उसने उसकी आवाज सुनी थी। वो उसे थोड़ा सा मिस कर रहा था। उसने अपने ख्यालों को झटका और अपने ड्रिंक पीने लगा। इधर वायु अपनी गाड़ी को तेज ड्राइव करता हुआ धैर्य के घर की तरफ जा रहा था। जान, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी धड़कन, सब मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। यह कहते हुए वो धीरे धीरे धैर्य की होंठों की तरफ झुक रहा था। धैर्य अभी भी अलमारी के सामने खड़ी थी और उसे वहां से निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। वायु ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। धैर्य की आंखें पल भर में बंद हो गईं। वायु सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। धैर्य अपने दिमाग में चल रही कई सारी जंग के बीच वायु से मिल रहे इस प्यार को जी रही थी। उसे वायु से कई सारी बातें करनी थीं, पर वह नहीं समझ पा रही थी कि वह उससे क्या कहे। दिमाग और दिल की उलझन में वह खुद वायु की तरफ बढ़ने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथ वायु के गले में डाले और अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। वायु ढेरिया को किस करते हुए पीछे जा रहा था। उसका पैर बैठकर टकराया और दोनों उस पर गिर गए। ढेरिया वायु के ऊपर थी। वह किस अब सॉफ्ट से पेशनेट होती जा रही थी। तभी धैर्य की आंखों से एक आंसू की बूंद वायु के चेहरे पर गिर गई। वायु ढेरिया के होठों से दूर हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगाना। ढेरिया की दोनों आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह उस धुंधलेपन में वायु को ढूंढ रही थी। वायु ने उसे बिठाया और उसके आंसुओं को साफ करते हो कहने लगा, जान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हवेली में भी ऐसा ही बर्ताव कर रही थी, मुझे बताओ। धैर्य ने कुछ नहीं कहा और उठकर खड़ी हो गई। वायु ने उसे पीछे से गले लगाया और कहा, अगर तुम बताओगी नहीं तो हम सल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? धैर्य ने वायु के हाथों पर अपने दोनों हाथ रखे और आंखें बंद करके कहा। ज्योति और हर्ष, यह 2 नाम सुनते ही वायु की पकड़ धैर्य पर ढीली हो गई। धैर्य उससे दूर खड़ी हुई और उसे देखते हुए कहने लगी, हमें पता चला उनसे आपको एक बेटा है। आप और वह औरत के साथ रहते हैं जिसने आपके बेटे को जन्म दिया है, फिर भी आपने हमसे शादी की। क्यों? क्या इतने कम दिनों में हम आपको इतने पसंद आ गए कि आप अपने बेटे और उस औरत को छोड़ना चाहते हैं जिससे आपकी शादी तय हुई है? हम अपने आप को क्या समझा? आप जब चाहे हमारी करीब आ जाते हैं। आप हमें अपनी पत्नी कहते हैं, पर उन दोनों का क्या? वह कौन है आपकी जिंदगी में? वायु चुपचाप धैर्य को देख रहा था। धैर्य ने आगे कहा, जिंदगी भर का साथ कुछ दिनों में नहीं तय किया जाता और आपने हमारे साथ बिताए कुछ दिनों में ही हमें अपनी जिंदगी में ला लिया। वह औरत और बच्चा तो आपके साथ पिछले 7 सालों से रह रहे हैं। जब आप उनसे अपने रिश्ते को मजबूत नहीं कर पाए तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा यह मजबूरी में जुड़ा रिश्ता आप निभा देंगे? वायु ने बिना एक्सप्रेशन के धैर्य को देखा और कहा, चेंज कर आओ। यह कहते हुए वह उस कमरे के बाहर चला गया। धैर्य का दिल भारी हो चुका था। उसने खुद को संभाला और कपड़े बदलकर बाहर आ गई, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसने देखा कि गार्डन की तरफ का डोर खुला हुआ है। वह वहां चली गई। बाहर वायु अपने हाथ में सिगरेट लिए बैठा हुआ था। धैर्य उसके पास आई और कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी जिंदगी में बोलने का कोई हक नहीं है। इसके आगे वह कुछ कहती कि उसे वायु की आवाज आई, 7 साल मैं तुम्हें 7 साल से ढूंढ रहा था। धैर्य एकदम शांत हो गई। वायु ने अपना हाथ आगे करा और उसे बैठने का इशारा किया। धैर्य ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ वहां बैठ गई। वायु ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया से पहली बार इंडिया आया था
उस समय मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और मुझे ये वापस आना पड़ा था। फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हमें इंदौर में उतरना पड़ा। इंदौर में कुछ जरूरी काम होने के कारण मैं बाहर आया था। तभी मुझे तुम दिखी बस स्टैंड पर। तुमने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा डर था और तुम एक खोए हुए हो बच्चे की तरह लग रही थी। याद होगा, उस समय तुम्हारे पास एक आदमी आया था और तुम उसे देखकर वहां से भाग गई थी। वह करण था। मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए। उस समय मैं नहीं जानता था कि मुझे तुमसे लगाव क्यों हो रहा है। मैं बचपन से ही विदेश में पढ़ाई करता था और अपने परिवार के साथ बहुत कम रहा था। प्यार और रिश्ते मेरे लिए मायने नहीं देते थे, पर तुम्हें उस दिन देखकर दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। जब तुम नहीं मिली तो मैं वहां से चला गया। देहरादून पहुंचने के बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिससे मैं 8 महीने के लिए कोमा में चला गया। जब सारे डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी एक दिन मेरे सपने में तुम आई और तुम मुझे मेरे कोमा की स्टेज के बाहर ले आई थी। वह तुम थी जिसने मुझे नई जिंदगी दी थी। उस रोशनी में मुझे तुम्हारे साथ 2 परछाइयां भी दिख रही थीं और उसका कारण मैं आज तक नहीं समझ पाया। होश में आने के बाद भी कई बार तुम मेरे सपने में आई और हमेशा यही कहती थी कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं। समय के बीतने के साथ मेरी कोशिशें बढ़ने लगी और तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी होश में आने की कुछ समय बाद ही मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया था। और जब मैं वापस आया तो मेरी किस्मत ने तुम्हें मुझसे मिला दिया। ज्योति और मेरा वैसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यहां तक कि हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। वह बस हर्ष की सैरोगेट मदर है और इसी कारण वह वहां रहती है। उसने अपने सिर धैर्य की तरफ घुमाया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, इन 7 सालों में मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार रहा है। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं और ना मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि तुमसे मिले बिना मेरे मन में तुम्हारे लिए इतनी सारी फीलिंग कैसी आई। और कुछ है जो हम दोनों को जोड़ता है और एक दिन वह कड़ी भी हमें मिल जाएगी। वायु के कहीं हर शब्द के साथ धैर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे और आखिर में उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। वह खाली आंखों से आसमान को देख रही थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आ गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। वायु ने जब धैर्य को इस तरह बेहोश होते देखा तो वह उसके चेहरे को सहलाते हुए कहने लगा, धैर्य उठो, तुम्हें क्या हुआ? पर धैर्य कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। वायु ने महसूस किया कि उसका शरीर काफी गर्म था। उसने उसे अच्छे से चेक करें तो उसे पता चला कि धैर्य को काफी तेज बुखार है। उसने उसे खुद में उठाया और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वायु ने धैर्य को बेड पर लिटाया और अपने फोन से सिद्धार्थ को फोन करने लगा। सिद्धार्थ से जैसे ही फोन रिसीव किया, उसे दूसरी तरफ से वायु की परेशान आवाज सुनाई दी, धैर्य को बहुत तेज बुखार आ गया है। सिद्धार्थ ने अपने सर पर हाथ रखा। वह जानता था कि ऐसा जरूर होगा। आज धैर्य ने काफी काम करा था जो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। सिद्धार्थ उसे हॉस्पिटल ले जाकर कुछ इंजेक्शन देना चाहता था, पर धैर्य वे उससे 1 मिनट भी कार में बात नहीं करी थी। सिद्धार्थ को कुछ न बोलता देख वायु ने चिल्लाकर कहा, तुम कुछ बोलोगे? सिद्धार्थ अपने होश में वापस आया और कहने लगा, हाँ, तुम उसको ठंडे पानी की पट्टी रखो, मैं वहां पहुंचता हूं। यह कहते हुए वह ओपन नाइट क्लब से बाहर चला गया। वायु ने किचन में जाकर एक बाउल में ठंडा पानी और पट्टी ली और वापस आकर उसे धैर्य के सर पर रख लेना। धैर्य का शरीर अभी भी बहुत गर्म था और उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। उसके होंठ अब पूरी तरह सूख गए थे। उसका चेहरा पीला दिखने लगा था। वायु को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया है। उसके हाथों को रब करते हुए कहने लगा, जान, प्लीज उठो, मुझे इतना परेशान मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं उस ज्योति को वहां से भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद घर की डोरबेल बजी। वायु तुरंत नीचे गया और उसने दरवाजा खोला। बाहर सिद्धार्थ खड़ा था। दोनों तेजी से वापस धैर्य के कमरे में आए। सिद्धार्थ ने जब धैर्य की कंडीशन देखी तो उसने राहत की सांस ली और अपने मेडिकल बॉक्स से कुछ इंजेक्शन से निकालकर धैर्य को लगा दिए। उसने वायु की तरफ देखा और कहा, इसे सुबह तक होश आ जाएगा। वायु ने पूछा कि इसे हुआ क्या है? सिद्धार्थ इसके लिए पहले से ही बहाना सोच कर आया था। उसने कहा, आज इसने काफी ज्यादा काम करा है और शायद कुछ न खाने की वजह से इसे कमजोरी से बुखार आ गया। तुम चिंता मत करो,
अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन लगा देना। मैं चलता हूं। यह कहते हुए वहां से चला गया। वायु पूरी रात ढेरिया का टेम्परेचर चेक करता रहा। सुबह जब धैर्य की नींद खुली तो उसने अपने सर पर हाथ रखा और खुद से कहा, इतना सर दर्द क्यों हो रहा है? यह कहते हुए उसे याद आया कि कल रात में वो वायु के साथ गार्डन बैठी थी और वायु उसे अपने अतीत के बारे में बता रहा था। धैर्य ने साइड में देखा। वायु अपने एक हाथ से धैर्य का हाथ पकड़कर बैठे बैठे ही सो रहा था। धैर्य एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। उसने उठकर वायु को अच्छे से बेड पर लिटाया और वापस लेटकर उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगी, हमें माफ कीजिए, पर हमें यह जानना जरूरी था कि आप हमारे लिए क्या फीलिंग रखते हैं। जब से हमें पता चला कि आप वही इंसान हैं जिनके बच्चों को हमने जन्म दिया था, तब से हम यह जानना चाहते थे कि क्या आप उनको ख्याल रख पाएंगे। ढेरिया, जब राजवंश हवेली में ज्योति का कमरा ढूंढ रही थी तो उसे वहां की एक खिड़की से ज्योति की आवाज आ रही थी। वहां रुककर बातें सुनने उसे ज्योति की आवाज अच्छे से याद थी, पर वह उन दोनों की आवाजों को नहीं पहचान पा रही थी। उसने उनकी सारी बातें सुनी और उसे पता चला हर्ष ज्योति जिसे वायु का बेटा बता रही थी वह उसका नहीं है, बल्कि रावी और वीरा वायु की बेटियां हैं। जो प्रोसेस को ज्योति ने धैर्य को तब करवाया था वह वायु के लिए था। यह सारी बातें सुनने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। वह ज्योति से पूछने आई थी कि उसके बच्चों का पिता कौन है, पर उसे ऐसी सच्चाई की उम्मीद नहीं थी। ढेरिया अपने ख्यालों से बाहर आई और एक हाथ वायु के चेहरे पर रखकर कहने लगी, कितना अजीब है हम आपके बच्चे की मां बने जब हमारे पास समय नहीं है। तब हमें यह बात पता चली, काश वायु हम पहले जान पाते। जो प्यार आप हमसे 7 सालों से कर रहे हैं आप नहीं जानते, पर हमें भी अपने सपने में एक धुंधली परछाई दिखती थी और वह आप थे। हमें जोड़ने वाली खड़ी हमारी बेटियां हैं, पर अभी हम आपको सच नहीं बता सकते। हमें रावी और वीरा को इसके लिए तैयार करना होगा। वह ध्यान से वायु के चेहरे को देखने लगी। उसे पहले भी कई बार लगा था कि रावी और वीरा की शक्ल वायु से काफी मिलती है, पर आज जब वह उसे इतने ध्यान से उन दोनों से जोड़ रही थी तो वह दोनों बिल्कुल अपने पिता पर गई थीं। ढेरिया के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सिर उठाकर वायु के माथे पर किस किया और कहा, हम आपके 7 साल के इंतजार को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। भले ही हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पर हम आपको आपके हिस्से का प्यार देंगे। हम नहीं जानते कि हम आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, पर शायद आपका प्यार हमें वह भी सिखा दे। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी के इन दिनों का हर पल वायु के नाम करेगी। इस इंसान ने उसे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया था। इसने उसे वह बेटियां दी थीं जिसने उसे मां पुकारा था। ढेरिया उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। उसकी आंसू की बूंदें वायु के चेहरे पर गिरी, जिससे वायु की नींद खुल गई। वायु ने देखा कि धैर्य रो रही है और वह जल्दी से उठकर उसे देखते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हें रात को भी काफी बुखार था जान, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। यह कहते हुए वह बेड से उतरने जा ही रहा था कि ढेरिया ने उसका हाथ पकड़ा और वापस से बिठाते हुए कहने लगी, हमें कुछ नहीं हुआ है। आप है ना? हमारे पास तो हमें कैसे कुछ हो सकता था? वायुअम ने अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को पकड़ा और कहा, तुम सच कह रही हो ना? ढेरिया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हम आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। वायुअम ने एक राहत की सांस ली। तभी उसे याद आया कि उसकी और धैर्य की रात में क्या बातें हुई थीं। उसने उदास होकर उसकी तरफ देखा और कहा, हमने रात में बात की थी ना? क्या तुम वह सब जानकर मुझसे दूर होना चाहती हो? मैं तुम्हें इसके लिए मना नहीं करूंगा। जान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें कभी बांधना नहीं चाहता, पर मेरा यकीन करो, मेरा इससे पहले कि वायु कोई और शब्द अपने मुंह से निकालता, ढेरिया ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगे, आपको हमें यह सब बताने की जरूरत नहीं है। हमें आप पर विश्वास है। और वायु ने बड़ी बड़ी आंखें कर कर उसे देखा। ढेरिया ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगी, वायु, हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको एक बेहतर रिश्ता दे सकते हैं या आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी बन सकते हैं, पर हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। हम आपको जिंदगी के वह पल देंगे जो आपके और हमारे इस रिश्ते का साक्षी बनेंगे।
इस समय ढेरिया की आंखें थोड़ी नम थीं। वायु एक तक उसके चेहरे को देख रहा था। ढेरिया ने गहरी सांस ली और कहा, पर आपको हमें वक्त देना होगा। ऐसा बहुत कुछ है जो हम आपको बताना चाहते हैं, पर उसके लिए यह सही समय नहीं है। हमारे अधूरी शब्द जिस दिन पूरे होंगे वह हम दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। वायु को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि धैर्य उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार है। उसने जोर से धैर्य को गले लगाया और कहा, थैंक यू। तुम नहीं जानती तुम मुझे क्या दे रही हो। 7 साल का प्यार मैं तुम्हें हर सांस हर धड़कन में महसूस कराऊंगा। तुमने हमारे रिश्ते को मौका दिया है और हम इसे और मजबूत करेंगे। धैर्य ने अपने सिर उठाया और वायु के चेहरे को देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रिश्तों के एहसास और कुछ रंग अब मिलने लगे थे। जरूरत थी तो कुछ परेशानियों के दूर होने। तभी फोन की घंटी से दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। ढेरिया वायु से दूर हुई और खड़े होते हुए कहने लगी, आपको जाना चाहिए। वायु ने मुंह बनाकर धैर्य को देखा और कहा, तुम मुझे भगा रही हो। मैंने रात भर तुम्हारे टेम्परेचर चेक करने में निकाल दी। अब मुझे नींद आ रही है। यह कहते हुए उसने ढेरिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। धैर्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वायु ने आंखें बंद करके कहा, सो जाओ। ढेरिया कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद से कहा, ज्योति, तुमने हम सबके साथ बहुत गलत किया है और अब तुम्हें उसका हिसाब मिलेगा। हम तुम्हें वायु और हमारे साथ किए गलत का हिसाब देंगे। यह सोचते हुए उसे कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली बार जब वायु की नींद खुली तो धैर्य उसके पास नहीं थी। वह कंफ्यूज हो गया और सुबह की बातों के बारे में सोचने लगा जो ढेरिया ने उससे कही थी। वायु ने खुद से कहा, तो क्या वह सब एक सपना था? मतलब धैर्य ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। यह सब सोचते हुए उसका चेहरा मुरझा गया। वह उठा और कमरे से बाहर निकलकर कॉर्नर में बने एक कमरे की तरफ चला गया। वायु के पास कई सारे विला और घर थे जहां पर उसकी जरूरतों का सारा सामान होता था। यहां भी आखिर के कमरे में उसका सारा सामान था और धैर्य को यह घर देने के बाद वह कमरा लॉक्ड ही था। वायु ने पासवर्ड डालकर डोर ओपन किया और अंदर चला गया। वह एक बहुत बड़ा कमरा था जहां बुक शेल्फ, स्टडी टेबल, सोफास के साथ एक किंग साइज बेड भी था। यह उस पूरे विला का सबसे बड़ा कमरा था। वायु ने कबर्ड खोला और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। जब वह तैयार होकर नीचे आया तो उसे धैर्य किचन में दिखी। वो तेज कदमों से उस तरफ चला गया। धैर्य वह ब्रेकफास्ट बना रही थी। वायु ने जब धैर्य को देखा तो वह देखता ही रह गया। डार्क ग्रीन कलर की प्लेन साड़ी जिसकी बैक बहुत डीप थी, वह साड़ी धैर्य की गोरी स्किन पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी पतली कमर साड़ी के पल्लू से झांक रही थी। बालों का जोड़ा बना होने के कारण उसकी रिवीलिंग बैक और गर्दन वायु को साफ नजर आ रही थी। ढेरिया को अभी तक नहीं पता था कि वायु वहां आ गया है। वह अपनी धुन में काम कर रही थी। तभी उसे अपने पेट पर एक गर्म छुअन का एहसास हुआ। एक पल के लिए वह कांप उठी और फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी, वायु, आप क्या कर रहे हैं? वायु ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? धैर्य वायु की छुअन से बेचैन हो रही थी। वायु ने उसकी गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर किस करना स्टार्ट कर दिया। धैर्य के हाथ किचन काउंटर पर कसते जा रहे थे। वायु ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसके बंधे हुए बालों को खोलते हुए कहने लगा, तुम फिर से मुझे सेड्यूस कर रही हो। धैर्य ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वायु ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर में लपेटे हुए उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, क्या यह साड़ी तुमने मेरे लिए नहीं पहनी है? धैर्य ने कुछ नहीं कहा और अपना सर नीचे कर कर खड़ी हो गई। जब वह दोबारा उठी थी तो वायु गहरी नींद में था। शायद वह सच में थक गया था। धैर्य जब नहाकर पहनने के लिए कपड़े देख रही थी तो उसने वह साड़ी ही उठा ली थी। उस समय उसके दिमाग में वायु की कई बातें चल रही थीं, जो उसने हवेली में कही थी। क्या तुम रोज साड़ी नहीं पहन सकती? वायु ने धैर्य के कान पर बाइट किया, जिससे धैर्य होश में आ गई। उसने वायु को देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम घर पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। वायु नकली उदासी दिखाकर कहने लगा, अच्छा, वह मुझे लगा कि तुमने मेरे लिए खैर छोड़ो। कोई बात नहीं। यह कहते हुए वह धैर्य से दूर हुआ
और वहां से जाने लगा। धैर्या ने वायु का हाथ पकड़ा और कहा, अरे, आप हमारी बात तो सुनिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। धैर्या को वायु को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। जब वायु ने उसे इस तरह परेशान देखा तो उसने उसे ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं समझा। वह झुका और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, जान, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया और क्यों मुझे तुम्हारा किया हर काम प्यारा लगता है। ये कहते हुए उसने अपने होंठ धैर्या के माथे पर रख दिए और फिर उसके गालों पर वह धीरे धीरे उसकी होंठों की तरफ बढ़ रहा था। वायु के सांसों की गर्माहट धैर्या अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वायु ने अपना चेहरा ऊपर कर धैर्या की गुलाबी चेहरे को देखा और आंखें बंद करके उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ दिया और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। धैर्या के हाथ जो वायु के कंधे पर थे, उन पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। वायु ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे उठाकर किचन काउंटर पर बैठा दिया। वह अभी भी उसे किस कर रहा था। उसका एक हाथ धैर्या की गर्दन और दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। उसकी गर्म जीभ धैर्या की ठंडी जीभ से खेल रही थी। किचन की गर्मी उन दोनों के शरीर की बढ़ती गर्मी से कम हो गई थी। अब वायु धैर्या के लोअर लिप को सक कर रहा था। धैर्या तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। वायु ने पहले भी उसे किस किया था, पर तब वह उसकी ट्रू फीलिंग के बारे में नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी बेटियां, जिनके लिए वह किसी भी नए रिश्ते से दूर रहती थीं, वह उसके इस रिश्ते का वजूद थी। उसने सुबह ही खुद से और वायु से वादा किया था कि वह इस रिश्ते को एक मौका देगी, पर वह वायु के पास आने पर खुद में हो रहे बदलावों को समझ नहीं पा रही थी। इस मामले में उसे नॉलेज और समझ दोनों ही नहीं थी। वह अपने ख्यालों में बुरी तरह उलझी थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर तेज दर्द का एहसास हुआ। वायु ने उसकी होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करना स्टार्ट कर दिया था। जब उसने धैर्या को एक स्टेचू बना देखा तो उसने जोर से उसकी गर्दन पर बाइट कर दिया था। धैर्या ने देखा कि वायु ने उसका पल्लू नीचे गिरा दिया था, जिससे उसकी अपर बॉडी शो हो रही थी। उसके ब्लाउज का गला और बैक दोनों काफी डिप थे, जिससे उसकी चेस्ट का काफी हिस्सा दिख रहा था। ये नोटिस करते ही धैर्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कहती, उसे अपने सीने पर कुछ महसूस हुआ। वायु का एक हाथ धीरे धीरे उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ रहा था और वह अभी भी उसकी कॉलर बोन पर किस कर रहा था। धैर्या ने अपने कांपते हुए हाथों से वायु के हाथ को पकड़ा। वायु ने जब यह देखा तो उसने अपना सिर उठाया। धैर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन न हिला दी। वायु ने उसे उसकी कमर से खींचा। अब दोनों के बीच 1 इंच कभी फासला नहीं था। धैर्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वायु ने उसे गले लगाया और कहा, जान, तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं करूंगा। धैर्या ने अपना सर उठाकर उसे देखा। वायु ने उसकी नाक खींची और कहा, मुझे मेरी हद पता है। हाँ, पर मैं तुम्हें किस जरूर करूंगा। यह कहते हुए वह उसे वापस किस करने लगा। जब वह धैर्या से अलग हुआ तो धैर्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने घूर कर वायु को देखा और उसे पंच मारते हुए कहने लगी, आप बहुत बुरे हैं। वायु को हंसी आ गई। उसे इस तरह हंसता देख धैर्या की नजर उस पर थम गई। उसने कभी वायुओं को खुलकर हंसते नहीं देखा था। धैर्या ने धीरे से कहा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। यह सुनकर वायुअन ने हंसना बंद कर दिया और धैर्या को देखने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, घर की डोरबेल बजी। आवाज सुनते ही धैर्या का दिमाग खाली हो गया। उसने कहा, वह तीनों आ गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो अहाना दी ने कहा था कि उन्हें अभी 1 हफ्ता लगेगा। वायु ने उसके आगे अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई आया है? धैर्या किचन काउंटर से नीचे उतरी और खुद को ठीक करते हुए कहने लगी, हाँ, हम देखते हैं। यह कदमों से वहां से चली गई। कुछ पल तक दरवाजे को देखकर उसने उसे खोल दिया। बाहर खड़े इंसानों को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। दरवाजे के बाहर 3 लोग खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए धैर्या को गुड मॉर्निंग विश किया और बिना परमिशन के अंदर आ गए। धैर्या ने दरवाजा बंद करा और मुड़कर लिविंग रूम में आ गई। उसने अपनी आंखें छोटी कर कर कहा, आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरी पॉइंट चैनल पर,